मोदी का उत्तराधिकारी क्या आरएसएस से तलाश लिया है? शाह और आरएसएस के बीच किस बात को लेकर इतना बवाल छिड़ा कि मामला शर्त तक आ गया? वो सीएम कौन है जिन्हें आरएसएस मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहा है? यह खबर आई कहां से कि शाह ने अपना आखिरी दाव आरएसएस के सामने चल दिया? वो आखिरी दाव क्या है, उस पर भी आएंगे। दो रिपोर्ट मोदी सरकार की पूरी पोल खोल रही है। जी हां, एक और खबर जहां पर मोदी सरकार की पोल खोलती वो दो रिपोर्ट चौंकाने वाली, देश में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शाह और आरएसएस के बीच घमासान की खबर पर नजर दौड़ाइए। उसका एक उदाहरण देखिए कि बीजेपी में चल क्या रहा है, कैसे मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। अमित शाह बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक मुख्यमंत्री को आरएसएस शामिल करना चाहती है, लेकिन अमित शाह शर्त रख देते हैं 3 मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की। इस तरह की खबरें आई कहां से, और वो भी आरएसएस से? ये शर्त रखी तो रखी क्यों? अब वो मुख्यमंत्री कौन है? चौंकाने वाली खबर। पहले ये ट्वीट देखिए। समीर वरिष्ठ पत्रकार है, वो क्या लिखते हैं देखिए, समझ जाएंगे पूरी कहानी क्या है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने लाडले मुख्यमंत्री बीजेपी के सर्वोच्च निर्णायक बॉडी संसदीय बोर्ड में लाने का संदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भेजा है, लेकिन संघ के लाडले और मोदी के दुलारे मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में आने से रोकने के लिए दिल्ली के एक ताकतवर नेता ने तर्क दिया है कि अभी बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेने से अन्य मुख्यमंत्री को गलत संदेश जाएगा। अब एक नेता कौन है यहां जिक्र नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं ताकतवर नेता कौन है। गुजरात लॉबी में नंबर 2 कौन है, ये सब जानते हैं। अब समीर ने जो लिखा है, समझदार के लिए इशारा काफी है कि संघ ने साफ कर दिया है कि नागपुर से आने वाले एक नेता को पार्लियामेंट्री बोर्ड में पहले ही बाहर किया जा चुका है। याद करिए, नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया गुजरात लॉबी ने, और अब नागपुर से ही आरएसएस चाह रहा है कि भाई आप देवेंद्र फडणवीस को शामिल करिए। तो क्या देवेंद्र फडणवीस आरएसएस की नजर में मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आ रहे हैं? मैं 2 रिपोर्ट्स पर आऊंगा, लेकिन यहां अमित शाह ने शर्त रखी है कि अगर जो खबरें आ रही हैं कि भाई अगर आप एक मुख्यमंत्री की एंट्री करवा रहे हैं, क्योंकि शाह भाप रहे हैं कि भाई मेरी कुर्सी पर खतरा, यानी कि मेरी दावेदारी पर खतरा। पीएम के बाद, मोदी के बाद पीएम कौन बनेगा, इसको लेकर सवाल उठता है, तो शाह की दावेदारी स्वाभाविक दिखाई देती है। लेकिन आरएसएस अगर ये चाह रहा है तो फिर खेल बड़ा हो रहा है। अब शाह ने आखिरी दाव क्या चला, आखिरी दाव, उस पर हम आएंगे। लेकिन जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि जो 2 रिपोर्ट्स जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसके भीतर ये खबर आने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मतलब होता है कि जो सबसे ताकतवर बोर्ड होता है। वैसे आखिरी फैसला तो सब मोदी और अमित शाह ही लेते हैं, लेकिन ये जो बोर्ड है ना दोस्तों, यही तय करता है किसके साथ आपको गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन नहीं होगा। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड काम करती है बीजेपी की। लेकिन यहां आरएसएस की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को, यह खबर तो यही बता रही है कि देवेंद्र फडणवीस को अब जो है आगे किया जाए। अब आइए दूसरी बड़ी खबर पर। दूसरी बड़ी खबर, ये 2 रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर, जहां पर रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े चौंका रहे हैं। जानते हैं क्या है इसमें? आपने पुराने ज़माने में देखा है ना कि जो काम देश के डाकिया किया करते थे, नियुक्ति पत्र पहुंचाने का, वो काम आजकल देश के प्रधानमंत्री करते हैं, मोदी जी, कि भैया सरकारी भर्तियों में देते हैं 2-4 को नौकरी और ढोल पीटते हैं कि ना जाने पता नहीं कितनों को पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहे हैं। मोदी जी पकड़ पकड़ कर नौकरी कैसे दे रहे हैं, उसी के आंकड़े हैं दोस्तों। ये राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर इवेंट में मोदी जी का फोटो और खुद मोदी जी नियुक्ति पत्र बांटते हुए कि आज 500 नियुक्ति पत्र बांट दिए, आज 21,000 बांट दिए, आज 31,000 बांट दिए। लेकिन हकीकत क्या है सरकारी नौकरी देने की? अब ये एक आंकड़ा आप गौर से देखिएगा, आप पूरे मामले को समझ जाएंगे। अब ये आंकड़े के बाद कैसे पूरी पोल पट्टी खुल रही है खुद मोदी जी की सरकारी नौकरी देने के मामले में। अब आंकड़ों पर आए और साथ ही साथ कांग्रेस क्या कह रही है उस पर भी आएंगे। पहले देखिए दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट, देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है। केंद्र सरकार में खाली पद 10 साल में 2 गुने हो गए। 4,20,000 से बढ़कर 8,24,000 पद खाली हैं। यानी मतलब समझ रहे हैं आप
कि भैया नौकरी देनी नहीं है। अब आगे देखिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में, सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारियों को ठेके पर रखा गया है। पहले यह संख्या सिर्फ 19% थी, यानी 30% ज़्यादा कर्मचारी अब ठेके पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वेतन कम देना पड़ता है। एक तरह से आप इसे शोषण के समान समझिए। यह है मोदी जी की ठेका प्रथा जो है ना, वो है। बहुत कम सैलरी ठेके पर कर्मचारी को देनी पड़ती है, इसलिए ठेकेदारी वाली प्रथा मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब आंकड़े और देखेंगे ना, चौंक जाएंगे आप। पीएम मोदी रोजगार मेले के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर हकीकत क्या है? देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है, खबर में आगे देखिए लिखा है कि साल 2015 में 4,20,000 पद खाली थे, जो 2024 में बढ़कर 8,24,000 हो गए हैं। कुल मिलाकर पदों की रिक्तियों की हिस्सेदारी 11.5% से बढ़कर 21% हो गई है, यानी 21% पद अब खाली हैं। इस अवधि में केंद्र के विभिन्न विभागों में पदों की कुल मंजूरी संख्या 2,74,000 का इजाफा हुआ, फिर भी भरे हुए पद 12,29,000 घट गए। सरकारी कंपनियों में करीब आधे कर्मचारी ठेके पर हैं। 2015 में यह आंकड़ा जो है आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है 18.6% था, जो 2025 में बढ़कर 49.1% हो गया, करीब करीब 50%। मोदी है तो मुमकिन है। आगे देखिए, 2015 में रेलवे में कोई पद खाली नहीं था, 2024 में यहां पर 2,24,000 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। हेल्थ में भी खाली पदों की संख्या 0 से 6% पहुंच गई, तो बहुत बड़ा आंकड़ा यहां पर दिखाई देता है। रेलवे में एक भी पद खाली नहीं था 2015 में, और उसी रेलवे में आंकड़ा दिखाई दे रहा है 2 लाख से ज्यादा पद खाली। तभी कहा मैंने, मोदी है तो मुमकिन है। अब आगे देखते जाइए, मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है क्या? युवाओं को सरकारी नौकरी कैसे मोदी पकड़ पकड़ कर दे रहे हैं, पकड़ पकड़ कर नौकरी दे रहे हैं, वो देखना चाहेंगे आप। देश का टैलेंट ठेके पर इस वक्त घूम रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हम तो देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। पीएम मोदी की बातें बड़ी बड़ी, विदेश से टैलेंट लेकर आओ, भारत में वापस लेकर आओ, उनका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है, इसका जवाब मोदी जी के अपने रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट मोदी सरकार के कामकाज की कैसे पोल खोल रही है, इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट बाकायदा कांग्रेस ने कौन सी रिपोर्ट दिखाई है? देखिए, कांग्रेस ने रिपोर्ट दिखाई, भारत में 15 से लेकर 29 साल के 8,70,00,000 युवा खाली बैठे हुए हैं। क्या हुआ, चौंक गए आप? मैंने कहा ना, मोदी है तो मुमकिन। आगे देखिए, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं, ना कोई स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह बात नीति आयोग ने कही है। यह है जैनजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं मोदी जी, देखिए। आगे कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को निराशा के दलदल में धकेल दिया है, वहीं बीजेपी नेताओं के बच्चे बढ़िया कमा रहे हैं, मौज में हैं। ये यानी कांग्रेस ने लिखा। आगे देखिए, दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट शेयर की है कांग्रेस ने, जिसमें बताया गया है कि करीब करीब 8 करोड़ से भी ज़्यादा युवा, 8.5 करोड़ फिलहाल देश में जो कुछ नहीं करते, ना पढ़ाई करते हैं, ना ट्रेनिंग करते हैं, ना नौकरी करते हैं, तो एकदम से आप कह सकते हैं कि भविष्य अधर में नजर आता है ऐसे युवाओं का। वहीं खाली पदों को लेकर कांग्रेस क्या कहती है, अब वो भी देखिए। देश में सरकारी कंपनियों के हालात देखिए। अब सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारी ठेके पर हैं। आगे कांग्रेस कहती है कि चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल में इन आंकड़ों में 30% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यानी मोदी सरकार कंपनियों को ठेके पर चलवा रही है और जानबूझकर खाली पदों को नहीं भर रही है। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। ये तो खैर सब जानते हैं, कितनी कितनी कंपनियां बिक गई मोदी जी के राज में, और कहा गया कि यह विकास है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है और लोगों को नौकरी देने की बजाय सरकार उन्हें बेरोजगार बना रही है। साफ है, नरेंद्र मोदी जो है सिस्टम को तबाह करने पर तुले हुए हैं, बने बनाए सिस्टम को तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो कांग्रेस यहां पर आरोप लगा रही है कि बना बनाया सिस्टम, जो भर्तियां होती थी बड़े पैमाने पर, सरकारी नौकरियां जो दी जाती थी, अब मसला ठेके प्रथा पर आ चुका है और मोदी उसमें माहिर हैं। ऐसे आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भैया, एक और ट्वीट किया जल्दी से देखिए, फिर मैं शाह के ब्रह्मास्त्र पर भी आऊंगा। लिखा है कि भाई मोदी जी मशरूम खाना कम कीजिए, युवाओं को नौकरी दीजिए। तो कांग्रेस कटाक्ष पर कटाक्ष कर रही है कि कितने पद, कितने विभाग में खाली हैं, और विभाग देखिए 2015 में कितने खाली थे, इसके बाद अब कितने खाली हैं। रेलवे देखिए, होम अफेयर देखिए, बाकायदा आंकड़े हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप। डिफेंस, डाक विभाग, रेवेन्यू,
ऑडिट अकाउंट, ये तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। लाखों हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हैं, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। आगे देखिए एक खबर, अब शाह एक तरफ, जहां पर शाह ने शर्त रख दी कि भैया 3 मुख्यमंत्रियों को और लाइए, लेकिन शाह ने आखिरी ब्रह्मास्त्र चल दिया। मॉनसून सत्र एक बार फिर से बुलाया जा रहा है दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये खबरें कह रही हैं और बाकायदा देश की होनहार मीडिया ये खबरें छाप रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि 22 दिन के बाद एक बार फिर से सरकार संसद का विशेष सत्र अगर बुला रही है इन खबरों के मुताबिक, तो क्यों बुला रही है? शाह ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चलने वाले हैं? ब्रह्मास्त्र वो देश के लिए नहीं चलने वाले, खुद की मोदी की कुर्सी पर दावेदारी मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहां आरएसएस चाह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो। खबर क्या है? दैनिक भास्कर और जागरण की खबर बता रही है कि भैया 13 अगस्त को मानसून सत्र जो खत्म हुआ था उसे फिर से विशेष सत्र के रूप में बुलाने की तैयारी है। अब आखिरी अस्त्र क्या है शाह का, वो समझ लीजिए। यहां पर बकायदा जयराम रमेश एक ट्वीट करते हैं, ये ट्वीट देखिए जयराम रमेश का आपकी स्क्रीन पर। जयराम रमेश अंग्रेजी में ट्वीट है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं कर रहा हूं, जल्दी से आप समझ लीजिए। लब्बो-लोबाब ये संक्षेप में बता रहा हूं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पास करवाने के लिए विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए आवश्यक 2/3 बहुमत जुटाने में लगे हैं। यानी आशंका जताई जा रही है कि क्या देर से जो ये बुलाया जा रहा है कि भाई राजनीतिक मकसद इसके पीछे परिसीमन बिल है। अब समझिए दोस्तों खेल क्या है। अगर ये बिल पास करवाने में अमित शाह कामयाब हो गए, क्योंकि तमाम पार्टियां तोड़ी गई, किस तरह से सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, आरोप लगे, आपने देखा सब। अब यहां पर है क्या मसला, शाह अगर परिसीमन बिल को पास करवा लेते हैं इस हालात में भी, तो स्वाभाविक है कि मोदी की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार बन जाएंगे और वही आरएसएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि आरएसएस फडणवीस को आगे कर रहा है। कुल मिलाकर खबर यह। खैर, इस पूरे हालात के भीतर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा दीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।